नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, स्वयं प्रभा इग्नू के चैनल पर आप सभी छात्र-छात्राओं का स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इंसान शिकारी संग्रहकर्ता से कृषि पशुपालक तक का सफ़र तय करता है। मैंने हड़प्पा सभ्यता के उत्थान, पतन को भी देखा था, वैदिक संस्कृति को मैंने देखा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को देखा था। आज के व्याख्यान का जो मूल विषय वस्तु है, वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तर भारत और महाजनपदों का उदय और फिर इसके उपरांत हम देखेंगे कि किस तरह से मगध का उत्कर्ष होता है और मगध के उत्कर्ष के साथ ही ईरानी और मकदूनियन आक्रमण के बात को भी हम लोग देखेंगे। तत्पश्चात बौद्ध धर्म और जैन धर्म की विचारधारा किस तरह से उदित होती है और इसका विस्तार कैसे होता था है आज के व्याख्यान का ये मूल विषय वस्तु होगा। तो जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में मैंने देखा था कि इंसान कैसे शिकारी संग्रहकर्ता से कृषि पशुपालक तक का सफर तय करता है। मैंने चर्चा करी थी कि पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व करीब शुरू हुआ, मध्य पाषाण काल 8,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। इन दोनों में इंसान शिकारी संग्रह करता ही था, लेकिन नवपाषाण काल तक आते जाते करीब 5500 बीसी से 3500 बीसी के बीच में इंसान उत्पादक बन गया, उत्पादन करता बन गया, वो पशुपालक बन गया, उसने पहिए का आविष्कार कर लिया, उसने अग्नि का आविष्कार कर लिया। ये इंसान की जिंदगी में मूलभूत परिवर्तन था। नवपाषाण काल के बाद उत्तर भारत में ही हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है और हड़प्पा सभ्यता की के बारे में मैंने आपसे बताया था कि किस तरह से 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास फैलती है। इसमें कुछ नगर थे, कुछ महानगर थे, इनके नगर विन्यास के बारे में मैंने चर्चा किया, इनके शहरी विन्यास के बारे में चर्चा किया, इनके आंतरिक और बाह्य व्यापार के बारे में मैंने चर्चा करा है। लेकिन यह संस्कृति भी ज़्यादा लंबे वक़्त तक नहीं रह सकी और फिर इसका पतन होता है। पतन के कारणों में हमने सहसा पतन की बात की, जैसा मार्टिन हुलर का मंतव्य है। वो आर्यों के आक्रमण को और कुछ पुरातात्विक और वैदिक साहित्य के मतलब आधार पर साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इतिहासकार बाण बांध सिद्धांत को देते हैं, आदि-आदि। लेकिन हम हड़प्पा सभ्यता के सहसा पतन की जगह निरंतरता की बात आप लोगों को बता चुके हैं। तत्पश्चात मैंने ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति को देखा था कि वो एक ऐसा भी युग आया, समय आया करीब 1700 बीसी से लेकर के 600 बीसी के आसपास कि इंसान तांबे और पाषाण पत्थर के उपयोग औजारों का एक साथ उपयोग करता है और इसके प्रमाण जो है पुरातात्विक रूप से देखा जाए तो चित्रित धूसर मृदभांड जैसे अहिछत्र और मथुरा में मिलता है। काले एवं लाल मृदभांड जो अजंती खेड़ा से मिला है, ये पता चलता है। फिर मैंने आपको बताया कि भई वैदिक काल शुरू होता है और वैदिक काल को हम 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच देखते हैं, जिसमें पूर्व के 1500 से 1000 बीसी ऋग्वैदिक काल है। इसके लिए एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। हम आपसे बता चुके हैं कि ऋग्वेद की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अर्ध जनजातीय, काबिलाई, खानाबदोशी थी। जब हम जनजातीय संरचना पर आधारित ऋग्वैदिक समाज की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भई यहाँ पर क्षेत्रीयता का भाव नहीं था। राजा को जनस्व गोपा कहा जाता था। राजा की स्थिति उस नेता की तरह थी जो अपने कबीले पर शासन करता था, ना कि भौगोलिक सीमा पर। सभा, समिति ये संस्थाएँ थी जो राजा को कहीं न कहीं नियमित करती। अगर हम ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो हमने देखा था कि कबीलाई संरचना में अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था उसमें करारोपण नहीं था। उपज और उत्पादन एक गौण पेशा था, बल्कि युद्ध और लूट-मार, चरवाही, गाय, गोप, दुहिता ये सारे शब्दावली जो ऋग्वेद में मिलते हैं, इसके आधार पर हम इनकी अर्थव्यवस्था को काबिलाई अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। समाज पितृसत्तात्मक था, हम चर्चा कर चुके हैं, संयुक्त परिवार की प्रथा थी और पुरुष सूक्त में जो है देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के भी उद्भव के पर्याप्त सबूत मिलते हैं।
उपासना का उद्देश्य भौतिक सुख था ऋग्वैदिक कालीन लोगों के, चूंकि समाज जनजातीय आधारित था, तो यहाँ पर जो है उनके जो देवता थे, प्रकृति की जिन गुत्थियों को ऋग्वैदिकार नहीं सुलझा सके, उनका दैवीकरण कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंद्र को एक सर्वश्रेष्ठ देवता ऋग्वैदिक देव में माना जाता है। उसके बाद इंद्र आते हैं, फिर वरुण आते हैं, और उपासना की पद्धतियों में यज्ञ और प्रार्थना, दो ये विधियों की चर्चा मैंने करा है। बड़े बड़े यज्ञ होते थे, उसमें कर्मकांड होते थे, और प्रार्थना की जाती थी, खास करके भौतिक सुखों को श्रेष्ठ पुत्रों की चाह में ऋग्वैदिक आर्य ये करते थे। उत्तर वैदिक आर्य काल तक आते जाते 1000 से 6600 ईसा पूर्व के बीच आते जाते इस संरचना में, वैदिक संरचना में भारी बदलाव आया। वो बदलाव ये कि आर्थिक रूप से देखें तो राजा अब क्षेत्रीय भावना से जुड़ने लगा धीरे धीरे, करारोपण में विस्तार हो रहा है। अस्थाई सेना यद्यप नहीं है, लेकिन तब भी कुछ रत्नियों की बात होती है कि राजा राज्यारोहण के बाद उन रत्नियों को हवि प्रदान करता था। जन आधारित राज था, फिर भी एक क्षेत्रीयता की भावना इसमें आने लगती है। तांबा से लोग परिचित थे और वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, लेकिन यहाँ पर मजे की बात यह है कि कर शासन एक सिक्के की बात जो है उत्तर वैदिक काल के अंत से दिखाई पड़ने लगती है। धार्मिक तत्वों में भी हम बदलाव उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, जहाँ इंद्र, वरुण, नासत और अग्नि ये ऋग्वैदिक देवता थे, वहीं पर यहाँ पर रुद्र और शिव की पूजा होने रही है, पशुपति देवता की पूजा हो रही है, और यज्ञों कर्मकांड में व्यापकता आने लगती है। पणि एक व्यवसाय के रूप में हम देखते हैं। तो पशुपालन शैली से एक अस्थायी कृषि समाज में परिवर्तन इस ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता थी। अब हम जब इतना पढ़ चुके हैं, तो आज हम देखते हैं कि वास्तव में छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की, उत्तर भारत की वो कौन सी दशा है जिसमें फिर एक मगध का उत्कर्ष हो रहा है। उसके पीछे मूलभूत कारण क्या क्या है। तो हम देखते हैं कि लोहे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और लोहे का इस्तेमाल करना जब इंसान ने सीखा, तो उससे सबसे पहले उसने जो है जंगलों को साफ किया, युद्ध में उसका उपयोग किया और अस्त्र शस्त्र में किया, खेती किसानी में लोहे के औजारों का प्रयोग किया, तो उत्पादकता बढ़ी। आप देखते हैं कि करीब 700 बीसी के आसपास तक आते आते अयोध्या, कौशाम्बी और श्रावस्ती की बस्तियां प्रकाश में आ गई हैं। चित्रित धूसर मृदभांड, जिनकी बात हमने अभी करा है, दरअसल ऊपरी गंगा घाटी में इसके पर्याप्त सबूत मिले हैं। और यह इंसान के उस कुंभकारी और मृदभांड बनाने की कला को भी इंगित करता है, जिसमें अपेक्षाकृत पूर्व के वर्षों की अपेक्षा पैनापन है। जबकि हम लाल मृदभांड की बात करते हैं, तो काले लाल मृदभांड मध्य गंगा घाटी में पर्याप्त मिले हैं। हम देखते हैं कि छठी शताब्दी की पृष्ठभूमि में एक संगठित व्यापार की शुरुआत हो रही है। संगठित व्यापार के साथ साथ आहत सिक्के यदा कदा हमें मिलते हैं। महाजन वर्ग का उदय हो रहा है, जिसमें सूदखोरी जिसको हम कहेंगे, मतलब ये जो खेतिहर बस्तियां थी पूर्व की, ऋग्वैदिक समाज की, उत्तर वैदिक समाज की, वो खेतिहर बस्तियां ही जो है जनपद कहलाई। हम पहले बता चुके हैं कि राजा जो जन था, वो अपने कबीले पर शासन करता था, लेकिन जन से जब धीरे धीरे जनपद का विस्तार होने लगा, तो ये खेतिहर बस्तियां ही जो है जनपद के रूप में तब्दील होने लगी। छठी शताब्दी बीसी तक एक नए प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का भी अभ्युदय होता है। वो क्या थी? पहले हम जनजाति का मुखिया होता था राजा, कबीले पर शासन करता था, क्षेत्रीयता की अवधारणा नहीं थी। लेकिन अब वो क्षेत्रीयता का एक क्षेत्रीयता की अवधारणा से ओतप्रोत है राजा का कंसेप्ट। राजा के तत्व में दैवीय भावना भी आ रही है। अब राजा के अधीन एक विशाल सेना होने लगी है, और वो सेना जो है सिर्फ युद्ध में लूट-मार के बँटवारे पर नहीं, बल्कि वो राज्य के बहुत बड़े हिस्से पर एक शासन प्रशासन भी करने लगी है। यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यही खेतिहर बस्तियां जो जन के रूप में थीं, वो जनपद के रूप में तब्दील होने लगी। अब ये क्या था? इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या देखने को मिलते हैं? हम देखते हैं कि परंपरागत रूप से जो है एक नए प्रतिमान उभरते हैं, विधि का प्रारंभ होता है, नगरीकरण की शुरुआत होती है, और एक बणिक वर्ग इसमें आ जाता है।
अगर छठी शताब्दी ईसा पूर्व की इस परंपरा को हम एक उदाहरण से समझें, तो दरअसल जीवक की कथा के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। बड़ी रोचक है कि पाटलिपुत्र के राजकुमार थे, राजगीर के अभय, और वो वन में विचरण कर रहे थे। उनको एक बालक मिला, निराश्रित था, जिसको परित्याग कहते हैं, और अभय उसको ले आए राजपाट घराने में। उसकी शिक्षा-दीक्षा की और उसका नाम जो है जीवक रख दिया। अब पता चला कि उसी विवरण में ये पता चलता है कि जीवक जब बड़ा हुआ तो उसने स्वयं निर्णय किया कि मुझे वैद्य बनना चाहिए। आयुर्वेद सीखने के लिए अभय ने उसको तक्षशिला भेजा। तक्षशिला वो जाता है और वहाँ पर आयुर्वेद की विद्या को बहुत बेहतरीन ढंग से सीखता है। ये प्रसंग आया है कि उसके गुरु ने जीवक के कहा कि भई आप तक्षशिला के इर्द-गिर्द की पहाड़ियों पे जाइए और कोई ऐसी जड़ी-बूटी लाइए जिससे कोई वैद्य मतलब कोई दवा ना बन सके। रोचक प्रसंग है। तो जीवक जब वापस आता है तो कहता है गुरुजी कोई जड़ी-बूटी इस तरह से हमें जो है नहीं मिली जिससे मतलब आयुर्वेद की दवा ना बन सके। मसलन उसका कहना है कि प्रकृति की संपूर्ण जो चीज़ें हैं वो पौधे हैं, उनसे कोई न कोई जड़ी-बूटी ज़रूर बन सकती है। अब पता चला कि तक्षशिला से जीवक आयुर्वेद की शिक्षा लेकर के फिर से पाटलिपुत्र और राजगीर की तरफ चलता है। जब वो राजगीर की ओर चलता है तो बिंबिसार से उसका की मुलाकात होती है। वो उसका राजवैद्य था। बिंबिसार ने जीवक को बुद्ध के इलाज के लिए भी भेजा। यहाँ हम देखते हैं कि बुद्ध का इलाज किया, एक गणिका का इलाज किया, तो यहाँ इस कहानी का आशय क्या है? कहानी का आशय ये है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के वर्षों में जहाँ हम देखते थे कि मवेशी पालने, यज्ञ प्रथा, कर्मकांड और का उल्लेख होता है, वहीं पर यहाँ पाटलिपुत्र यानी राजगृह से करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा पश्चिमोत्तर की तरफ करता है जीवक। तक्षशिला जाता है, वैद्य बनता है। उसके उसके पढ़ाई के पीछे एक स्वतंत्रता भी है कि वो स्वतंत्र निर्णय लेता है कि मुझे वैद्य बनना है। अब यहाँ रास्ते में आता है तो वो बिंबिसार यानी राजा एक बड़ा सम्राट है, उसका राजवैद्य बनता है। उसके बाद वो बुद्ध का भी उदय होता है, तो बुद्ध के भी बनते हैं। बिंबिसार दूसरे राजघरानों के भी चिकित्सा के लिए जीवक को भेजता है। एक गणिका का भी वो इलाज करता है। तो यहाँ पर इस कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये बदलाव दिख रहा है। बदलाव पेशेगत दिख रहा है, बदलाव राज्य के व्यवस्था में दिख रहा है, बदलाव एक धर्म की व्यवस्था में दिख रहा है, और शिकारी, संग्रहकर्ता, कृषक ग्रामीण संस्कृति की अपेक्षा एक बड़े शहरों की बात दिख रही है और पेशे के रूप में एक वैदिकी की बात दिखती है। यह बदलाव दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था थी, इसके वास्तव में विकास के क्या कारण हैं? जीवक की कथा से तो हम तो ये समझ में पाए होंगे कि वास्तव में जीवक की कथा में ही ये बात निहित है कि किस तरह से शब्दावलियों के प्रतिमान से नई-नई चीजें उभर के आ रही हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उत्पादक अर्थव्यवस्था के विकास में 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो लोहे के औजारों ने गंगा के मैदानों को साफ किया और फिर बड़े पैमाने पर कृषि होती है। दूसरा क्या था कि बौद्ध जो एक धर्मावलंबियों का उदय होता है, उसमें पशुओं की रक्षा पर बल दिया जाता है। एक प्रसंग बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का है, जिसमें पशु बलि को वर्जित किया गया है। अनाज को पैदा करने पर बल दिया गया है, कृषि कार्य है तो पशुओं की रक्षा पर बल दिया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण धान की रोपाई की जानकारी की भी विवरण इस सुत्त निपथ से मिलती है। तो ये इससे क्या होता है, अत्यधिक उत्पादकता बढ़ती है, और खेती किसानी में पशुओं के उपयोग पर जब बल दिया जाता है तो जाहिर तौर पर पूर्व के वर्षों में, उत्तर वैदिक काल में जो कठोर कर्मकांड पशु बल प्रथा थी, उसके खिलाफ एक न एक तरह से आवाज उठती है। और यही वो पृष्ठभूमि है उत्तर भारत की, खास करके लोहा की जानकारी, कृषि
की बेहतरीन जानकारी, धान की रोपाई और जन का जनपद में बदलना, तो हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों का उदय उत्तर भारत में लेटर उत्तर वैदिक पीरियड के बाद होता है। ये 16 महाजनपद क्या हैं? ये 16 महाजनपद राजतंत्र और गणतंत्र इसमें दोनों हैं। जैसे अंग, मगध, काशी, काशी का बहुत नाम है, वहां पर सूती वस्त्रों का उत्पादन होता था और खास करके बौद्ध धर्म के जो वस्त्र बनते थे, गेरुए वस्त्र, उसके लिए काशी बहुत फेमस था। वत्स, कुरु, पंचाल ये राजतंत्र के उदाहरण है। दूसरे शासन प्रणाली गणतंत्र थी, जिसमें वज्र और मल्ल था। शासन के द्वारा, मतलब शासक राजा द्वारा ना होकर के एक गण अथवा संघों द्वारा यहाँ का शासन होता था। और आगंतुक निकार में ये 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। इस बात की पुष्टि भगवती सूत्र भी करता है, जो जैन ग्रंथ है, कमोबेश थोड़ा-सा उलटफेर के साथ। कौटिल्य भी 2 प्रकार के शासन की बात करते हैं, कि भई 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के शासन और वही राजतंत्र और गणतंत्र। ये कौटिल्य इस बात की का विवरण देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोहे के प्रयोग ने उत्तर वैदिक काल के धार्मिक, हमने आर्थिक और राजनीतिक मान्यताओं में व्यापक परिवर्तन ला दिया और जो काबिलाई संरचना थी उसमें दरार पड़ी, क्षेत्रीयता की भावना का विकास हुआ, इसके साथ ही अस्थायित्व छोटे जनपद में बदलने लगे और ऐतरेय ब्राह्मण में तो बाकायदा राजाओं के प्रकार का विवरण दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि सम्राट, भोज, स्वराट, विराट और राजा, ये 5 प्रकार के राजा होते थे। सम्राट मगध और कलिंग अंग जैसे राज्यों के शासकों को सम्राट की पदवी लेते थे। भोज दक्षिण के जो यादव राज थे वहां के लोग लेते थे। वैसे ही स्वराट है, पश्चिम के सुराष्ट्र और कच्छ के शासक स्वराट की उपाधि लेते थे। उत्तर में हिमालय की तराई के आसपास विराट की उपाधि लेते थे और मध्य के कुर पंचाल जैसे शासक जो है राजा की उपाधि लेते हैं। इन बड़ी बड़ी उपाधियों से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे जनपद में तब्दील हो गए और जनपद में तब्दील होने के बाद जब हम कहते हैं क्षेत्रीयता की भावना का उभार हुआ, तो इसका आशय हुआ कि राजपद अब सिर्फ कबीले का शासक नहीं है, राजन ही नहीं है, वो बड़ी बड़ी उपाधियां ले रहा है और बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर वो शासन कर रहा है। शासन ही नहीं कर रहा है, बल्कि वहाँ की उत्पादकता का एक अहम हिस्सा करारोपण प्रणाली के तहत वो अर्जित करता है और इस अधिशेष से अपनी सेना मजबूत करता है और पड़ोसी राज्यों को जीतने का भी प्रयास करता है। ये थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की पृष्ठभूमि, जिसमें दरअसल ये 16 महाजनपदों का उदय हुआ और इसी पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि मगध, जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां, सामरिक परिस्थितियां और जो स्थित अगल-बगल के उत्पादकता थी, उसकी वजह से उसका उत्कर्ष होता है। इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। करीब 544 से 412 ईसा पूर्व के आसपास मगध, जिसकी राजधानी प्रारंभिक रूप से राजगृह थी, उसका विवरण हमें देखने को मिलता है। बिंबसार एक पहला शासक था जिसने जो है मगध के उत्कर्ष को अस्थायित्व प्रदान किया। इसे हम श्रेणिक कहते हैं। तो उसने 2 तरह की नीतियां अपनाई। आप देखेंगे कि मगध के उत्कर्ष में बिंबसार, अजातशत्रु और उदयन, ये 3 शासकों का नाम आता है, जो एक तरह से 16 महाजनपदों की इसी पृष्ठभूमि में मगध को एक प्रमुख राज्य बना देते हैं। वो कहीं न कहीं अन्य 16 महाजनपदों को मगध की छतरी के नीचे ला लेते हैं। तो उसके पीछे लोहे का आविष्कार, कृषि प्रणाली में व्यापकता, अस्थायित्व, राजा का क्षेत्रीयता की भावना का उदय होना, ये आदि-आदि चीज़ें आती हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि बिंबसार मगध के उत्कर्ष का एक प्रमुख सोपान है। वो वैवाहिक संबंधों से मगध को अन्य 16 महाजनपदों में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का प्रयास करता है। अब वो वैवाहिक संबंध, जैसे लक्षवी शासक चेतक की बहन चेलना से विवाह करता है, ये उसकी रणनीति थी। और ये रणनीति जो है इसी तरह से कौशल नरेश प्रसेनजीत से की बहन कौशला देवी से विवाह करता है और काशी को बताते हैं दहेज में प्राप्त किया। बिंबिसार ने भद्र राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। अवंती नरेश प्रदोत्त को चिकित्सा सुविधा पहुंचाया। प्रदोत्त की चिकित्सा के लिए बिंबिसार जीवक को भेजता है।
आप देखिए कि मगध के उत्कर्ष के बहाने उसकी ये नीतियाँ कितनी कारगर हैं। और आप बाद के अगर राजाओं को भी देखें तो आप समुद्रगुप्त की बात करिए, तो दक्षिण के राजाओं को पराजित करके वो किस तरह से ग्रहण मोक्षानुग्रह धरणबंध की उपाधि लेता है और उनकी पुत्रियों से शादी करके वैवाहिक संबंध लेकर के नजराना प्राप्त करता है। मध्यकालीन भी ऐसे ही संबंधों से भरा पड़ा है। तो ये दूरदृष्टता थी बिंबिसार की कि उसने वैवाहिक संबंधों से मगध को एक श्रेष्ठ राज्य बनाया। अब बात करते हैं अजातशत्रु की। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और ब्राह्मण ग्रंथ उसको कुणिक बोलते हैं। उसका एक युद्ध मंत्री था जिसको वत्सकार कहा जाता है। अजातशत्रु की जो पूरी की पूरी मतलब नीति थी, वो किसी न किसी अवंती राज्य को जो है अपने में मिला लेने की थी। तो बताते हैं कि वत्सकार ने ही अजातशत्रु को ये भेद बताया था, भई आप कुछ अस्त्र शस्त्रों का ऐसा उपयोग करो तभी अवंत को आप मिला पाओगे। तो रथमूलक और शिलाकंटक 2 युद्ध अस्त्रों का विवरण जो है अजातशत्रु के समय पर आता है और वो 8वें वर्ष उसी के समय बुद्ध को निर्माण प्राप्त होता है और प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय पर ही होती है और वज्र संघ में भेद डाल करके वो वज्र संघ को अपने में मिला लेता है। इसका अंतिम और महत्वपूर्ण शासक खास करके मगध का उदयन है। 461 से करीब 445 ईसा पूर्व की बात है। पुराण एवं जैन के अनुसार गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का की स्थापना करता है। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के रूप में भी जाना जाता है और जैन धर्म तो इसको जैन धर्मावलंबी बताते हैं। लेकिन मगध का उत्कर्ष बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। अंतिम शासक नागदशक थे इस मौर्य वंश के और उनको हटा करके उन्हीं के अमात्य शिशुनाग ने एक नए वंश की नींव डाली जिसको शिशुनाग वंश बोलते हैं। तो यहाँ पे मगध साम्राज्य के उदय के पीछे हम अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग को देख सकते हैं। इनके वैवाहिक संबंधों और युद्ध की नीति के माध्यम से इन्होंने मगध को 16 महाजनपदों में श्रेष्ठता के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। अब शिशुनाग वंश की बात करते हैं जो 412 से 344 तक जो है अ, शासन किया। शिशुनाग वंश की एक प्रमुख जो खास बात है उसको ध्यान देना जरूरी है कि वैशाली को अतिरिक्त राजधानी बनाया। राजगृह जिसे पाटलिपुत्र भी कहा गया, पाटलिपुत्र के साथ साथ वैशाली को शिशुनाग वंश के शासकों ने अतिरिक्त राजधानी बनाया और इसका एक अंतिम शासक है कालाशोक का नाम आता है और इसी के समय पर एक ऐतिहासिक विवरण भी मिलता है कि बौद्ध संगीत होती है दूसरी। उस दूसरी बौद्ध संगीत की प्रमुख विशेषता है कि इसमें बौद्ध धर्म 2 मतों में विभाजित हो जाता है, स्थविर और महासंगीत। और अंतिम शासक शिशुनाग वंश का नंदिवर्धन था। इसी के बाद नंद वंश की स्थापना होती है। संस्थापक के रूप में नंद वंश के हम महापद्मनंद को देखते हैं। पुराणों में महापद्मनंद को क्षत्रियों का विनाशक कहा गया है, परशुराम का अवतार कहा गया है और शूद्र जाति से उत्पन्न बताया गया है। जाहिर तौर पर महापद्मनंद उत्तर भारत में पाटलिपुत्र का प्रतापी राजा था, लेकिन उसके बाद के वंशजों में घरनंद का नाम आता है और वो सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन था और करीब 322 के आसपास जो है चाणक्य की के मतलब सलाह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है घननंद को हटा करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वास्तव में मगध का उत्कर्ष 16 महाजनपदों की जगह पर उसी पृष्ठभूमि पर मगध को स्थापित करना था और एक तरह से राजपद की पद प्रतिष्ठा को स्थापित करना था। वैवाहिक संबंध से केंद्रीय शक्ति की स्थापना हुई, सैन्य व्यवस्था मजबूत हो रही है और खास करके अब राजा क्षेत्रीयता की भावना से लैस होकर के करारोपण की प्रणाली मजबूत हो रही है। वाणिज्य व्यवसाय की गतिविधियां फल फूल रही हैं और बड़े बड़े शहरों का निर्माण हो रहा है और ऊपर से बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति ने इनको एक तरह से सपोर्ट की भूमिका में लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि इनकी मान्यताएं राज्य निर्माण के लिए कहीं न कहीं सपोर्टिंग नेचर की थी।
इसी बीच हम देखते हैं कि मगध के उत्कर्ष और पतन के साथ-साथ भारत में, खास करके उत्तर भारत में एक और मतलब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से, मध्य एशिया से आक्रमणों की शुरुआत होती है। अगर हम कहें कि भारत पर आक्रमण करने वाले हाखामानी शासक, जिनको ईरानी शासक कहते हैं, वो थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हाखामानी आक्रमण था। इतिहास में लिखा मिलता है, खास करके ईरानी साहित्य में, दारा प्रथम यहाँ का शासक था जिसने भारत पर आक्रमण करके और उसको अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बना लिया। दारा प्रथम के 3 अभिलेख मिले हैं, बेहुस्तून, नक्श रुस्तम और पर्सपोलिस, जिनसे भारत पर उसके आक्रमणों की पुष्टि होती है और भारत का पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंधु नदी के क्षेत्र का भाग जो है, वो ईरानियों के साम्राज्य का अंग था, इसकी भी पुष्टि होती है। और हेरोडोटस, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, हिस्टोरिका लिखा, वो उसमें जो है बताता है साफ-साफ कि 20वां प्रांत बना पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र दारा प्रथम का। दारा प्रथम के बाद दारा तृतीय ईरानी शासक था और इसी के समकालीन सिकंदर था। सिकंदर ने दारा तृतीय के ईरानी यानी हखामानी साम्राज्य पर करीब 331 ईसा पूर्व के आसपास आक्रमण किया और उर्वेला के युद्ध में हखामानी सम्राट दारा थर्ड को पराजित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि दारा हखामानी साम्राज्य का एक भाग पश्चिमोत्तर भारत था और जब हखामानी साम्राज्य सम्राट मकदूनियन सम्राट, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, उससे उर्वेला के युद्ध में पराजित हो गया, तो भारत भी उसके मकदूनियन साम्राज्य के सीधे संपर्क में आ गया। यहाँ हमें ये बात जरूर ध्यान दे लेना होगा कि वास्तव में ईरानियों के संपर्क से भारत में क्या प्रभाव पड़ा, भारत के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ा। तो हम देख सकते हैं कि समुद्री मार्ग की एक तरह से व्यापारिक वृद्धि ईरानियों के संसर्ग से होती है। पश्चिमोत्तर में दाईं से बाईं ओर लिखने वाली खरोष्टी लिपि की बात सामने आती है। आरमाइक लिपि जो ईरानी ही लिपि है, उससे भी भारतीय परिचित होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अभिलेख लिखने की प्रथा वास्तव में ईरानी साम्राज्य का भारतीय साम्राज्य से संपर्कों का प्रभाव है। इस अभिलेख लेखन की प्रथा को आप पीछ और आगे जाओगे तो देखोगे कि अशोक इसको बहुतायत मात्रा में प्रयोग में लाता है और जिसके उस अभिलेखों के आधार पर हम उसके पूरे शासन प्रणाली को लिखेंगे, जिसे बाद में देखेंगे। यहीं पर हमें देख लेना है कि वास्तव में सिकंदर कौन था। मकदूनियन शासक था, फिलिप द्वितीय इसके पिता थे, लेकिन एक राज्य निर्माण की परिकल्पना से, विश्व विजय की परिकल्पना से ये आक्रमण अपना एक भारी भरकम सेना लेकर के चलता है और ईरानी साम्राज्य को उर्वेला के युद्ध में 331 ईसा पूर्व में वो ध्वस्त कर देता है। ईरानी साम्राज्य के ध्वस्त होते ही भारत का जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था, वो सिकंदर के अधीन आ जाता है। आगे और वो बढ़ता है तो 326 के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास, हिंदू कुश पर्वत को पार करता है वो। तक्षशिला का उस समय का शासक था अम्भी, जिसने उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया। कायरता थी उसकी, जिसको भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, तो पोरस एक महान राजा था, जिसने युद्ध का निर्णय लिया। और बताते हैं कि 326 के आसपास वितस्ता का युद्ध होता है, जिसे हाइडेस्पीच का युद्ध कहते हैं। इसमें पोरस बहादुरी से लड़ा, लेकिन वो पराजित हुआ। और फिर कुछ यूनानी लेखकों ने लिखा कि सिकंदर ने पोरस से मित्रता कर ली और उसके राज्यों को वापस कर लिया, उसकी कुछ ईमानदारी से प्रेरित होकर के। लेकिन इस बात को स्वीकार करना कठिन है। वास्तव में सिकंदर जब भारत में पोरस से युद्ध लड़ रहा था, तो उसको संघर्ष करना पड़ा। और बाद में देखेंगे कि अगर ब्यास नदी के किनारे वो जो है निकैया और बहुकेफला जैसे 2 शहरों की स्थापना करता है और सिकंदर की स्वयं की सेनाएं भारत में और अंदर जाने को प्रविष्ट नहीं थी, मना कर रही थी, उनका साहस नहीं था। तो सिकंदर ने यज्ञ वेदियां बना करके, पूजा करके और फिर वहीं से बेबीलोन की तरफ प्रस्थान करता है, जहां जाकर के वो उसका अंत होता है और अपने कुछ क्षत्रपों को वो भारत छोड़ जाता है। यहाँ देखने की बात है कि सिकंदर के आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि सिकंदर के आक्रमणों का भारत पर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, वो था एक छत्र प्रणाली की शुरुआत होती है, मुद्रा निर्माण की कला की शुरुआत होती है,
और गंधार कला शैली जिसको बाद में कनिष्क ने मतलब प्रश्रय दिया, बुद्ध की मूर्तियां उसमें बनती हैं। इन शैली का भी विकास यहाँ पर होता है। सिकंदर के आक्रमणों का एक प्रकारांतर से अपरोक्ष प्रभाव हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत के उन तमाम क्षेत्रों को जीतने के बाद कुछ क्षत्रपियों में उसने संगठित किया। तो कहने का मतलब उत्तर भारत की एकता में भी उसके हम इस प्रयासों को प्रकारांतर से देख सकते हैं। ये स्थिति जो है ईरानी और मकदूनियन आक्रमण के बाद यहाँ पर हुई है। तो अब हम लोग इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय विचारधारा बौद्ध और जैन की विचारधारा पर चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपसे देखा कि वास्तव में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस तरह से जन जनपद में बदल रहे थे और इसके पीछे जो दो मूलभूत कारण थे वो ये थे कि वास्तव में लोहे की जानकारी का पता चल गया था और पता ही नहीं चल गया था बल्कि लौह अयस्कों का उपयोग जंगलों को साफ करने और कृषि में हल के रूप में भी होने लगा था। तत्पश्चात इसको अस्त्र शस्त्र के रूप में भी उपयोग में लाया जाने लगा। रोपाई की प्रणाली शुरुआत हो गई थी और इसी पृष्ठभूमि में उत्तर भारत ने खास करके मगध की एरिया में जहां पर बहुतायत में लोहे की खदानें हैं, हम कह सकते हैं कि मगध के उत्कर्ष के पीछे ये पृष्ठभूमि ही थी। और ऊपर से इस पृष्ठभूमि को एक विचारधारा के रूप में सपोर्ट करने के लिए एक नवीन विचारधारा का उदय हुआ जिसे हम बौद्ध और जैन कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बौद्ध और जैन एक अवैधिक विचारधारा थी और अगर इसके उत्तरदायी कारणों को अगर देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि बुद्ध एवं महावीर एक तरह से कर्मकांड, बलि प्रथा और पशु बल की जगह पर इस बात पर चिंतित दिखते हैं कि भाई किस प्रकार से मानव सुखों का समाधान खोजना है, हमें सभी मनुष्यों का कल्याण करना है, मुख्य धारा में सभी लोगों को लेके आना है। वर्ण व्यवस्था जो मतलब जाति पर आधारित हो रही थी, यज्ञ कांड, पशुपल बल की प्रथा, इनकी जगह पर हमें देखना है कि कृषि में उत्पादकता कैसे बढ़े, इस पर विचार करना है। तो इस समय तक वैदिक धर्म पद्धति जो जटिल हो गई थी वो महत्वहीन हो गई। बलि और यज्ञ बड़े पैमाने पर हो रहे थे, ब्राह्मण समुदाय का प्रभुत्व बढ़ रहा था। सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों की सामाजिक समुदायों के उद्भव में मदद कैसे हो रही, इसे देखने की जरूरत है। तो प्रचलित मान्यताओं की आलोचना बुद्ध से पूर्व मक्खल गोदास और कुछ भौतिकवादी पंथों ने किया था, चारवाक का भी नाम आता है। लेकिन बुद्ध और जैन ने वैदिक मान्यताओं पर कुठाराघात किया। वो कुठाराघात क्या था? उन्होंने वैदिक वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को सिरे से नकार दिया, जाति व्यवस्था को सिरे से नकार दिया, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता पर प्रहार किया और सभी जाति लिंग के लोग धम्म में आ सकते हैं, ऐसा बुद्ध ने एक तरह से अपने सिद्धांत में समावेश किया। तो महात्मा बुद्ध का उदय एक तरह से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक तरह से सामाजिक क्रांति का एक सोपान है। और हम देखते हैं कि बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, जिसने उस कठोर वैदिक व्यवस्था जटिलता के खिलाफ एक नए सामाजिक समीकरण को जन्म दिया, उसके उनकी शिक्षाओं में जो मूल था वो चार आर्य सत्य है। बुद्ध ने, जैसा कि हम जानते हैं कि वो खुद राजघराने में पैदा हुए थे, लेकिन वास्तव में सांसारिकता में उनका मन लगा नहीं और सुख और की खोज में वो जंगलों में निकल गए, राजपाट सब छोड़ करके। और कठोर तपस्या के बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको धम्र चक्र प्रवर्तन कहते हैं, तो उन्होंने आकर के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और उनके मूलभूत शिक्षाओं में चार आर्य सत्य है। ये चार आर्य सत्य क्या है? दुख है। पहला आर्य सत्य है कि संपूर्ण संसार दुखमय है। दूसरा आर्य सत्य है कि दुख समुदाय दुख का कारण है। तीसरा है कि दुख को दूर किया जा सकता है। चतुर्थ आर्य सत्य है कि दुख दूर करने का उपाय है, जिसके लिए अष्टांग मार्ग की बात की गई है।
यहाँ पर बुद्ध एक बड़ी बात कह रहे हैं। वैदिक व्यवस्था में जहाँ सबको मोक्ष के काबिल नहीं समझा जाता, वर्ण के आधार पर विभेद किया जाता है, तमाम ऐसी जातियां हैं जो वर्ण व्यवस्था से इतर हैं, उनकी जगह पर बुद्ध एक तरह से सोशल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। वो सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी वर्णों को धम्म में शामिल होने की बात करते हैं। एक स्लोगन है बुद्ध का, अप दीपो भव। अपने प्रयास से कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वैदिक वांग्मय में गुरु की आवश्यकता है। अहिंसा का अनुसरण बुद्ध कर रहे हैं। प्रेम की भावना पर बल दिया जा रहा है। और सबसे बढ़कर एक मध्यम मार्ग का अनुसरण बुद्ध करने की बात करते हैं। वो मध्यम मार्ग क्या है? न कठोर तप और न ऐशो आराम, बल्कि शरीर को एक मध्यम स्थिति में रख करके आप जो है चीजों को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि बुद्ध की शिक्षाओं में बुद्ध आत्मा को नहीं मानते हैं, बुद्ध वेदों को नहीं मानते हैं, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। और कर्म के सिद्धांत में प्रगाढ़ आस्था महात्मा बुद्ध की थी। इन्होंने प्रतीत समुद्दात का सिद्धांत दिया, जो उनका कर्म सिद्धांत है, द्वादश निधान जिसको बोलते हैं। किए गए कर्म का फल अवश्य मिलेगा, बिना किए गए कर्म का फल नहीं मिलता है। कृत प्रणाश और अकृताभ्यगम, ये बुद्ध के मूलभूत सिद्धांत थे। तो हम कह सकते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव दिख रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि में बुद्ध की ये शिक्षाएं काफी महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन उनके महान परिनिर्माण के 8वें वर्ष में अजात शत्रु के शासनकाल में होता है। और राजगृह में पहली सभा होती है, जहां पर बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन होता है सुत्त पिटक और विनय पिटक में। संपूर्ण बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक में है। और वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अविधम्ब पिटक। बाद में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के इन विचारों के प्रचार प्रसार के लिए अशोक, कनिष्क ने तो राजधर्म ही बना दिया। हम देखेंगे कि किस तरह से बाल सन्यासी, बाल भिक्षु, अ, बाल भिक्षु ने जो है अ, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। लोकप्रियता का कारण यहाँ पर बहुत जरूरी यह है समझना कि वास्तव में कि बौद्ध धर्म की इतनी व्यापकता और लोकप्रियता का कारण क्या है? तो जो हम देखते हैं कि बुद्ध ने अपने उपदेशों में आम जनभाषा पाली का उपयोग किया। पाली आम लोगों की भाषा थी, मगध के आसपास के एरिया की भाषा थी। और आप देखोगे कि वैदिक व्यवस्था में मगध के लोगों को मागध कहा गया है, अवैदिक कहा गया है। वो इसीलिए क्योंकि वैदिक भाषा संस्कृत का उपयोग वहां के लोग नहीं करते हैं। यहां से ये भी एक संकेत मिलता है कि बहुसंख्यक आबादी का भाग जो अवैदिक था, वैदिक मान्यताओं से इतर था, उसकी आम भाषा पाली थी। व्यवहारिक नैतिकता पर वो बल दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध की समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व की स्थिति में राज्य की आवश्यकताएं दूसरी थी और धर्म की आवश्यकताएं दूसरी थी। तो कहीं ना कहीं वैदिक धर्म और राज्य के हित आपस में टकरा रहे थे। ऐसे में बुद्ध का जो उपदेश है वो राज्य के हित में भी है और प्रजा के भी हित में है। प्रजा के हित में इसलिए क्योंकि वर्ण व्यवस्था का जैसे इन्होंने विरोध किया, इन्होंने खेती किसानी को समृद्ध बनाने के लिए बाकायदा एक सपोर्ट किया। काष्ठक संहिता है तो उसमें 24 हलों की खेती की बात होती है और वो संभवतः इसी चौथी पांचवी शताब्दी के आसपास की रचना है। तो बुद्ध के उपदेशों से वणिक व्यवसाय को प्रश्रय मिल रहा है। गणिकाओं का एक एक स्वतंत्र पेशे के रूप में अभ्युदय दिखता है और उनको भी यहाँ तक है कि बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अंगुल माली तो एक डाकू था, सहेत महत
एक श्रावस्ती में अभी भी स्थान है और वहाँ पर मतलब लोग टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पर बुद्ध ने जो है लंबे वक़्त तक उपदेश दिया और वहाँ का एक डाकू था अंगुलीमाल, जो नरसंहार करके वो अपना जीवन यापन करता था। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं को के अधीन आकर के उसने जो है बुद्ध की अधीनता को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म की अधीनता को स्वीकार किया। धम्म के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्ध ने आम जनभाषा के माध्यम से खेती किसानी को सपोर्ट करके वाणिज्य व्यवसाय के प्रति एक नरम रुख अपना करके जनता का भी सपोर्ट किया, वाणिज्य व्यवसाय का सपोर्ट किया, खेती किसानी के उत्थान के लिए एक मान्यताओं का सपोर्ट किया। और राजा क्या था? राजा जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो अधिशेष उसका बढ़ेगा, वाणिज्य व्यवसाय से चुंगी कर उसको मिलेगा, तो राजा को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक पायदान मिलता है। तो बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाएं कहीं न कहीं एक राज्य के लिए भी और आम जनमानस के लिए भी महत्वपूर्ण दिखती हैं। इनका समानता का सिद्धांत और सभी को संघ में स्वागत करने का सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनाथपिंडक का नाम सुनते हैं, आम्रपाली का नाम सुनते हैं हम, जो गणिका थी। यहाँ ये भी संदेश मिलता है कि राजधर्म में गणिका यानी गणिका का होना एक तरह से हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था, बल्कि इसको मान्यता प्राप्त थी और इसके दिए हुए दान को बुद्ध भी स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो यदा-कदा हमें इस प्रसंग से दिखाई पड़ती है। और राजाओं का संरक्षण बौद्ध धर्म को इसीलिए मिला क्योंकि राज धर्म के विस्तार, उसके चक्रवर्ती और क्षेत्रीयता के विस्तार में कहीं न कहीं बौद्ध धर्म सपोर्टिंग नेचर में था, सहायक हो रहा था। और फिर संघ की भूमिका ने बौद्ध धर्म को काफ़ी आगे विस्तार दे दिया। हम देखते हैं कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलबन मतलब 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं और इन 4 बौद्ध संगीतियों में जो त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म की 3 बुद्ध सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनकी संपूर्ण शिक्षाओं का सार है और इस शिक्षाओं को इन संगीतियों में खास करके अशोक के समय जो बौद्ध संगीत होती है, विदेशों में इसका प्रचार-प्रसार होता है। संघमित्रा और अशोक के पुत्र संघमित्रा और महेंद्र का नाम आता है, जो वास्तव में दक्षिण जाकर के वो जो है सिंघल द्वीप में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करते हैं। भाभू शिलालेख में अशोक खुद ही कहता है कि भई मैं बौद्ध धर्म के अधीन आ गया। वो उपगुप्त ही बाल सन्यासी था, बाल भिक्षु था, जिसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलाई। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जब मगध का उत्कर्ष हो रहा था, तो उस मगध के उत्कर्ष के पीछे कहीं न कहीं बौद्ध विचारधारा सपोर्टिंग में खड़ी थी। बौद्ध विचारधारा और इसकी मान्यताएं राजकाज के विस्तार, खेती किसानी के विस्तार, वाणिज्य व्यवसाय को प्रोत्साहन देने वाली थी और समुदाय में सभी को साथ लेकर चलने वाली थी। और इसीलिए तो हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व को सोशल रेवोल्यूशन का समय मानते हैं। बुद्ध को हम प्रथम सामाजिक सुधारक के रूप में देख सकते हैं, जिन्होंने जटिल कर्मकांड, पशु बलि प्रथा, वैदिक उत्तर वैदिक काल की तमाम प्रथाएं जो समय और काल के लिए समीचीन नहीं थी, उन पर प्रहार किया और एक नई विचारधारा का उदय हुआ जिसको हम अवैदिक विचारधारा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बुद्ध के साथ साथ ही जैन धर्म का भी विकास होता है और ये जैन धर्म के विचारधारा के जो प्रणेता थे, महावीर आते हैं। 23 जो इनके प्रवर्तक थे पूर्व में, इनकी ऐतिहासिकता के प्राप्त प्रमाण हैं। अंग और उपांग ये जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। वल्लभी और पाटलिपुत्र की जो जैन धर्म की संगीतियां हुई हैं, उनमें खास करके जैन विचारधारा को लिपिबद्ध किया गया। अब हम देखते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं में पंच महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था। महावीर उपासना के पास विजेता कहलाए, उनको जिन कहते हैं। जैन धर्म में संन्यास मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। ज्ञान के सिद्धांत को स्याद्वाद की विचारधारा से यहाँ पर जोड़ा गया है। जैन ही कहते हैं
कि किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, एक उदाहरण मिलता है खास करके जैन ग्रंथों में कि भई सच्चा ज्ञान क्या है? तो सच्चे ज्ञान की परिभाषा में कहते हैं कि जैसे 7 अंधे हैं और वो किसी हाथी को देखते हैं आँख मूंद करके, तो जो पेट को देखता है कहता है हाथी ढोल जैसा है, कान को देखता है तो कहता है सूप जैसा है, खम पैरों को देखता है तो वो कहता है खंभों जैसा है। तो जैन धर्म की जो विचारधारा ज्ञान की है, वो कहती है कि समस्त ज्ञान एकांगी है। इन एकांगी ज्ञान को नय कहा जाता है। तो जब हमें एक समय में, एक काल में एकांगी ज्ञान ही प्राप्त होता है, तो हम ये कहें कि संपूर्ण जो ज्ञान है मेरा ही सत्य है, वो उचित नहीं है। इसलिए अपने ज्ञान के पहले स्याद लगा देना चाहिए। उसको शायद कहते हैं। तो ज्ञान की सिद्धांत की विचारधारा इनकी हुई स्यादवाद, जिसमें कहते हैं स्याद है, शायद है, शायद नहीं है और शायद अनिश्चित। और इनको मिलाकर के स्याद अशिता नाशिता स्याद नाशिता अचिता शायद अशिता शायद अस्ति शायद नास्ति, कुल मिलाकर के 7 तरह की विचारधारा। तो जैन धर्म की जो ज्ञान की विचारधारा है, उसका मूल्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का आंशिक ज्ञान है, तो पूर्णता के ज्ञान का दावा नहीं कर सकता। पूर्णता के ज्ञान का दावा केवल ही कर सकता है जो कठोर तप तपस्या से सूक्ष्म चीजों को भी देख सकने में सक्षम हो सकते हैं, त्रिकाल चीजों को देख सकते हैं। ऐसे ज्ञान केवल केवल ही को होता है। तो जैन धर्म भी एक तरह से समानता क्या है कि एक तरह से सोशल रेवोल्यूशन में जैन धर्म की भी अहम भूमिका है। समानता की बात ये भी करते हैं, ब्राह्मण के सर्वोच्चता के सिद्धांत को नकारते हैं। अवैदिक धर्म है ये, वेदों से अलग इतर धर्म है। और कुल मिलाकर के जैन धर्म में भी सभी वर्ग के लोग जैन धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ये अपनी अहिंसक अतिवादिता के कारण बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। ये सूर्यास्त के बाद चलना फिरना, भोजन करना इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे जीव हत्या होगी। तो अहिंसा इनका एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसको ये मूल में रखते हैं। और आज हम देखते हैं कि जैन धर्म के आज भी कुछ प्रमुख केंद्र हैं। सौराष्ट्र में देखते हैं हम, और दक्षिण में देखते हैं, और पूर्वोत्तर भारत में देखते हैं, उत्तर भारत में देखते हैं। अभी भी जैन धर्म अपनी इस स्थिति में विद्यमान है, जहां पर हीनयान और महायान के लोग जो है जैन धर्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि भाई जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये उस समय की परिस्थितियों की उपज है। परिस्थितियों की उपज कैसे कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जो वैदिक मान्यताएं थीं वो प्रासंगिक नहीं रह गई थी। उनकी जटिलता ने समय के हिसाब से लोगों का सपोर्ट नहीं किया। ऐसे में ये दो धर्म उभर करके आए और इन्होंने बड़ी मात्रा में एक तरह से देखा जाए तो राजस्व प्रदान किया। और इनकी वजह से जहां जहां बुद्ध गए, जहां जहां जैन गए, वो बड़े बड़े शहरों में तब्दील हो गए। इतिहासकारों ने इस बौद्ध जैन और जैन धर्म के उदय को सेकंड अर्बनाइजेशन से जोड़ा है। इसे हम द्वितीय शहरीकरण कह सकते हैं। पहला शहरीकरण इंडस वैली, द्वितीय शहरीकरण ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के ये जो जनपद में बदले। इसके पीछे बुद्ध की शिक्षाएं और बुद्ध के आवागमन और इनका जो प्रचार प्रसार था ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और फिर तीसरा शहरीकरण तुर्कों के आक्रमण के बाद दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों का उदय होता है, ये हम देखते हैं। तो बौद्ध और जैन धर्म बहुत ही प्रभावशाली था और करीब 400-500 वर्षों तक इसकी व्यापकता बढ़ती ही चली गई, जब तक वैष्णव और शैव धर्म का पुनः जो है एक तरह से एक व्यवहारिक दर्शन के रूप में नहीं आता है। हमें यह ध्यान देना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद, इन बौद्ध और जैन धर्मों के बाद, फिर उत्तर भारत में एक खड़ दर्शन का भी एक जिक्र आता है। इसमें 3 तो अवैदिक हैं जिनको नास्तिक बोलते हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन। और 6 दर्शन हैं जो वैदिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, उन्हें श्रुति मानते हैं। और इसमें है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। न्याय, वैशेषिक, सांख्य
योग, मीमांसा और वेदांत। ये अवैदिक दर्शन है, जिन्होंने वैदिक व्यवस्था से प्रेरणा लेकर के सूक्ष्म और जड़ तत्वों की विवेचना किया, आत्मा और परमात्मा का विवेचन किया। इसकी वजह से क्या होता है कि भारत में देखिए, अगर न्याय दर्शन को देखें तो प्रमाण और प्रमा पर इन्होंने व्यापक प्रसार किया। वैशेषिक के प्रणेता कणाद हैं, महर्षि कणाद। इन्होंने परमाणु विज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है। सांख्य जो है प्रकृति और पुरुष के बीच सामंजस्य के आधार पर विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। ये इसके बाद आता है। कपिल मुनि को ने सांख्य कारिका लिखी, सांख्य सूत्र लिखा, और सांख्य दर्शन एक तरह से विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। सत रज तम तीन गुण होते हैं, तीनों की न्यूनाधिक मात्रा में प्रकृति और पुरुष का जब आभासी संसर्ग होता है तो प्रकृति के तमाम तत्वों का विकास होता है, और वो विकास होते होते फिर उनसे प्रलय होती है। ये सर्ग और प्रतिसर्ग चलता रहता है। योग दर्शन पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, और पतंजलि ने योग सूत्र में अष्टांग विचारधारा को दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये वास्तव में भारतीय धर्म के मूल हैं। और इन आसनों पर चलते हुए व्यक्ति कैसे जो है परम सत्ता से साक्षात्कार कर लेता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो समाधि में भी संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की बात आती है। संप्रज्ञात समाधि में तो लक्ष्य और व्यक्ति के बीच में दूरी बनी रहती है, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में साधक को यह भी ज्ञान नहीं रहता कि मैं किसकी साधना करता हूं। और यही अवधारणा चरम पे जाकर के वेदांत में शंकराचार्य के उसमें होती है, जब वो अहम ब्रह्मास्त्र के कंसेप्ट को लेकर के आते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि अवैदिक विचारधाराओं में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा, मीमांसा कर्म प्रधान है, और वेदांत सबसे महत्वपूर्ण है। वेदांत के में चार भाग हैं: अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत। अद्वैत की विचारधारा के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। वो कहते हैं कि सृष्टि को संचालित करने वाली सत्ता दो नहीं है, एक भी नहीं है, बल्कि कहते हैं दो नहीं है, दो नहीं है, दो नहीं है, मानी एक है। इसी को अद्वैत कहा गया, नेति नेति से परिभाषित करते हैं। और कहते हैं कि माया उसकी शक्ति है, और माया की शक्ति से जो है हम दरअसल तीन तरह की सत्ताओं की स्थापना करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं तीन तरह की सत्ताएं हैं: व्यावहारिक, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक। व्यावहारिक सत्ता में हम अभी बैठे हैं, टीवी पर प्रोग्राम कर रहे हैं, दूरदर्शन के लिए बोल रहे हैं, लेक्चर कर, ये व्यावहारिक सत्ता है। लेकिन जैसे हमें उत्कृष्ट ज्ञान होगा, हमें लगेगा कि यह स्वप्न था। वैसे ही हम सोते रहते हैं तो सोते समय की स्थिति भी हमारी प्रातिभाषिक रहती है। जब सो के जगते हैं तो कहते हैं नहीं, मैं तो सपना देख रहा था। उसी तरह से श्रवण मनन निधिध्यासन से जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो ये व्यावहारिक और प्रातिभाषिक सत्ताओं से ऊपर उठ करके पारमार्थिक सत्ता में जाता है। और वहां पर जाने पर जो भक्त है, जो व्यक्ति है, जिसकी साधना कर रहा है, उससे अपने को अलग नहीं समझता है, बल्कि अहम ब्रह्मास्मि का नारा देता है। तो यह विचारधारा शंकराचार्य की थी। रामानुजाचार्य ने इसी को और आगे बढ़ाया तो कहा भाई विशिष्ट अर्थों में अद्वैत है। ईश्वर और ब्रह्मा दो सत्ताएं हैं, और दोनों के तालमेल से सृष्टि का विवरण विकास होता है। मतलब विशिष्ट अर्थों में अद्वैत है। ईश्वर उसकी शक्ति के रूप में है, और काफी पॉपुलर दक्षिण में हुआ, उसके बाद उत्तर भारत में आया, निम्बिकाचार्य हुए। इसी तरह से ये वेदांत की विचारधारा जो इस मूल पर निहित है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म नापरा, मतलब एकमात्र ब्रह्मा ही सत्य है, जीव और ये सत्ता उससे अलग नहीं है। लेकिन इंसान जब अज्ञान में रहता है तो वो कहता है मैं हूं, मैं अलग हूं। लेकिन जैसे ही ज्ञान हो जाता है, वो उस सत्ता से अपने को पृथक नहीं करता है, बल्कि उसमें समाहित कर देता है। तो हम देखेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से लेकर के और मौर्योत्तर काल के पहले, यानी गुप्त काल के पहले, भारत में जो धार्मिक रूप से ये विचारधाराओं का उदय हो रहा है, उसमें बौद्ध, जैन, बौद्ध जैन के पूर्ववर्ती में मक्खल गोदास जैसे आजीवक संप्रदाय थे। एक चारवाक था। चारवाक बड़ा महत्वपूर्ण दर्शन है। वो जड़वादी दर्शन है। जड़वादी का मतलब कि सूक्ष्म कुछ है ही नहीं है, सब कुछ जड़ है। चारवाक के विद्वानों से लोगों ने पूछा
कि भाई अगर जड़ नहीं है तो हमारे शरीर में चेतना कहाँ से आती है? तो वो कहते हैं जिस तरह से सुपारी, पान, कत्था और सारी चीज़ों को मिलाकर उसको कूचने से लालिमा पैदा होती है, वैसे तमाम ये पंचभूत छित जल पावक गगन समीरा इनको मिलाने से एक तरह से चेतना की उत्पत्ति होती है। और उनका तो स्लोगन ही था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। तो इस जड़वादी दर्शन का बाद के खड़ दर्शनों ने बड़ा विरोध किया और फिर ये खड़ दर्शन एक तरह से वैदिक व्यवस्था में विश्वास करते हुए, वेदों से प्रेरणा लेते हुए, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्म जीवयो नापरा को मूल आधार में रखते हुए अपनी अपनी बात कहते हैं। इसमें न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा और वेदांत है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वास्तव में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के लिए के लिए जो परिवर्तनकारी कारण है उसमें एक तो बात यह है कि वैदिक वांगमय यानी वैदिक व्यवस्था के प्रति लोगों में रोष है। और वो वैदिक व्यवस्था क्या थी? कर्मकांड और प्रार्थना की स्तुतियां की जो विधियां थी उसमें आडंबर बढ़ता चला जा रहा। वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित हो गई थी, इसके खिलाफ रोष है। तमाम एक वर्ग था जिसको मुख्य धारा से अलग, जिसे चंडाल नाम आता है। एक प्रसंग बौद्ध ग्रंथों में आता है कि एक व्यापारी की पुत्री जो है अपने आंखों को इसलिए दोबारा धोती है कि उसने एक चंडाल को देख लिया तो वो अपवित्र हो गई। तो ऐसी विचारधारा के खिलाफ एक नई विचारधारा पैदा हो रही है जो सामाजिक क्रांति ला रही है। उसमें क्या हो रहा है, वो राजधर्म के विस्तार में एक तरह से सपोर्ट अदा कर रहे हैं। वो वाणिज्य व्यवसाय के प्रसार को सपोर्ट कर रहे हैं। कृषि बड़े पैमाने पर हो रही है, उसके लिए पशुओं की जरूरत थी और उस पशुओं की रक्षा की बात वो जोर शोर से उठा रहे हैं। राजाओं का राजाश्रय ले रहे हैं और गैर वैदिक भाषा को प्रमुखता में ला करके, जैसे पाली की बात मैंने किया, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। ये दरअसल बदलाव हो रहा है और ये बदलाव की वजह से एक बड़े पैमाने पर जो है एक केंद्रीय राज्य का उद्भव हो रहा है जिसको मगध का उत्कर्ष कहते हैं। और उसमें फिर पता चला बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन जैसे प्रतापी राजाओं का निर्माण हो रहा है, बड़ी राजधानियां बना रहे हैं और वैवाहिक संबंधों से राज्य विस्तार को अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने दोहरी राजधानी, जैसे अभी शिशुनाग मैंने किया कि वैशाली को राजधानी बनाया, अपने राजधानी की किलेबंदी किया, एक व्यापक सैनिक लिए रखी अपने साथ और करारोपण की प्रणाली में विस्तार किया और वो और मजबूत होते चले गए। और इसके साथ साथ जब ऐसा हुआ तो इसके पीछे लोहे का की चीजें थी। धान में रोपाई के प्रभुत्व के कारण अतिरिक्त जो उत्पादन हुआ उससे एक शहरी आबादी को सपोर्ट मिला जिससे शहरों का विस्तार हुआ। इसको द्वितीय नगरीकरण इसीलिए कहते हैं क्योंकि यही वो समय है जब बुद्ध की शिक्षाएं जहां जहां पर हुई, बुद्ध जहां जहां पर रहे वहां पर बड़े बड़े शहरों का उदय हुआ और शिल्पी और वाणिज्य व्यवसाय प्रचलन में आया और बड़े बड़े बड़ी सृष्टियां बनती हैं जो अपने कर शासन सिक्के चलाते हैं, राजाओं को अनुदान देते हैं, बौद्ध संघों के लिए वो पर्याप्त मात्रा में भूमि अनुदान और कर शासन देते हैं। तो एक तरह से ये बदलाव का युग छठी शताब्दी ईसा पूर्व है जिसमें मगध का उत्कर्ष हो रहा है। लेकिन उत्कर्ष का पराभव जब होता है तो विदेशी आक्रमण होता है जिसमें हखामानी आक्रमण और तत्पश्चात मकदूनियन आक्रमण। ये दोनों आक्रमण भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर होते हैं और अपने प्रभाव को भी छोड़ते हैं। जैसे हखामानी आक्रमण में हमने बताया कि समुद्रिक व्यापार की शुरुआत होती है और कला के क्षेत्र में एक शुरुआत होती है, लिपियों का एक तरह से मिलन होता है और खरोष्टी और आर्माइक लिपि आती है। इसी तरह से सिकंदर के आक्रमण ने छत्र प्रणाली की शुरुआत की और भारत में जो है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को एक तरह से संगठित करने का प्रयास किया। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये चर्चा करी कि किस तरह से ईरानी आक्रमणों ने भारत में स्थिति इस तरह से पैदा की जिससे फिर उसी पृष्ठभूमि में एक नए राजवंश का उदय होता है, मगध का उत्कर्ष। और इस मगध के उत्कर्ष को हम अगले व्याख्यान में और विस्तार से देखेंगे और तब आप समझ पाओगे कि वास्तव में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मान्यताओं में जो बदलाव आया है उसकी वजह से ये मगध का उत्कर्ष हुआ और उसी की वजह से आगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। आज के इस
व्याख्यान में यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।